देखिए, चाहे आप बोल लिख दो चाहे बोर लिख दो, अरे बात तो बराबर है ना भाई। अभी हमने आपको बताया बोर का परमाणु मॉडल, और बोर में क्या करा, रदरफोर्ड में जितनी कमियां थी उन कमियों को दूर करके परमाणु के स्थायित्व को समझाया, रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन विभिन्न ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, विभिन्न त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परमाणु की हर कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, और उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π की या H/2π के पूर्ण गुणज होता है। MBR क्या है आपका, कोणीय संवेग है। अब यहाँ पर MBR से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो गया, इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है अपनी कक्षा में, और r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो MBR का मान NH/2π के बराबर हो जाएगा, जहाँ n में आप चेक कर सकते हैं कि पहली कक्षा में कि दूसरी कक्षा में कि तीसरी कक्षा में। जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है उनका नाम होता है मुख्य क्वांटम संख्याएं। n बराबर 1 2 3 4 जो है ये मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, और जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है उनको हम स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो उसमें त्वरण होगा, और त्वरण होगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और यदि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में जब चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। जब ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करेंगे लेकिन उनके साथ साथ उसमें त्वरण होता है, भाई वो गतिमान है तो त्वरण होगा लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा। अब अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो कैसे होता है, ये तीसरा पॉइंट बताता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए कोई परमाणु है और वो परमाणु में कहीं ना कहीं से कारणवश बाहर से कोई ऊर्जा प्राप्त हुई, ऊर्जा मिली, तो ऊर्जा मिलने से क्या होगा कि परमाणु का कोई भी एकाध इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा, जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में जंप कर जाएगा, ऊंची कक्षा में चला जाएगा। उसे ऊर्जा मिली तो वो ऊंची कक्षा में गया, वरना उसे नहीं जाना था। ऊंची कक्षा में जाने के बाद 10 की घात -8 सेकेंड तक मैक्सिमम कितना रुकेगा, 10 की घात -8 सेकेंड, यानी बहुत कम, और इतना रुक के वापस अपनी कक्षा में आने लगता है। जब वापस अपनी कक्षा में आता है तो वापस आते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई नाभिक है और ये कक्षाएं हैं, ठीक है, और ये प्लस हो गया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये सब मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन है, और एक कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में था जो यहाँ पर। अब वो अपनी कक्षा से जब वापस लौटेगा, उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी कक्षा में जब वापस लौटेगा तो यहाँ पर वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता हुआ निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊर्जा अवशोषित होती है तब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और जब निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा को अवशोषित करता है। आगे पूरी बात समझ में। इसमें अब मान लीजिए कि ये कोई कक्षा है, दूसरी कक्षा इसकी ऊर्जा E2 है, और ये पहली कक्षा इसकी ऊर्जा E1 है, तो इन दोनों का जो अंतर, अब जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकल रही है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी कक्षा में लौट रहा है, उस समय विद्युत चुंबकीय तरंगों को निकालते हुए लौट रहा है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटानों के रूप में चलती हैं, तो ये फोटान कितनी ऊर्जा कहलाएगी, भाई इसके पास कितनी ऊर्जा है, इसके पास कितनी ऊर्जा है, इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर होगा उतनी ही ऊर्जा ये उत्सर्जित करेगा, उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है और इस कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल जाएगी तो ये तो तुरंत पहुंच जाएगा दूसरी कक्षा में, और जब दूसरी कक्षा में पहुंच जाएगा तो 10 की घात -8 सेकंड तक रुकेगा, फिर भागम भाग मचाएगा, कहेगा भगो भैया
तो जब यहाँ से भागेगा तो अब इस कक्षा में आना है, इस कक्षा में आने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से एक्स्ट्रा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकाल देगा। कहने का मतलब ये है कि ये कितना बन जाएगा, E2 माइनस E1 जो होगा वही h न्यू के बराबर होगा। अर्थात न्यू बराबर हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 बटे h। ये बोर का जो है आवृत्ति प्रतिबंध कहलाता है। ठीक है, आवृत्ति से संबंधित समीकरण भी कहलाता है।